एजुकेशनल साइकोलॉजी से। और वो कितने बजे से कितने बजे तक होती है? सर वो 8:45 पे शुरू होती है और 10:45 पे ख़त्म होती है, और 15 मिनट फिर आपकी क्लास शुरू हो जाती है 11 बजे से। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो ये बीच में काफी ब्रेक आ जाती है। नहीं सर, आज ज़्यादा ब्रेक आ गई, नहीं तो वैसे 11 बजे आप क्लास से लेते थे ना, और आज क्विज भी था सर हमारा, जो एक मॉक टेस्ट के बुनियाद पे लिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चले सर फिर। ये जो आपने असाइनमेंट दिए सर, इसके कितने मार्क्स हैं सर? कम से कम 15-20 तो रखें सर। ज्यादा रख लेते हैं उसमें। उसमें परेशानी वाली कौन सी बात? हाँ सर, ज़्यादा रख लेना ताकि सर 60 तक तो पहुंचा दे, बाकी 40 मार्क्स रह जाएंगे, वो हम कर लेंगे, ऑनलाइन ही कर देंगे अगर इतना फोर्स कर रहे हैं तो। वो भी हम कोई मिलजुल के कर लेंगे, कोई इतनी ज्यादा उसमें परेशानी वाली तो बात या घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। बस सर यही सर, इमरान खान का डायलॉग है, घबराना नहीं है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी नेशनल पॉलिसी है। जी चाहे सर। चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए लेकिन घबराना नहीं। सर ये वैसे एक जोक बना हुआ है ना सर, तो कहते थे कि भाई प्राइमरी कर दो, स्कूल में सुकून ही सुकून है। जी जी। फिर स्कूल कर लिया, फिर कॉलेज में सुकून है, फिर कहते यूनिवर्सिटी में सुकून है। इमरान खान आ गए, भाई सुकून तो सिर्फ कब्र में है। तो बंदा कहाँ जाए सर। तो हम सारी जिंदगी बस हमें इसका मतलब है बात सही समझ में नहीं आई। खान साहब ने आके सही समझा दी उन्होंने कि कब्र तो सिर्फ सुकून में ही है सर, ऐसा हाँ, ही है सर। सुकून अगर हासिल करना है तो फिर आपको मरना पड़ेगा। ऐसा ही है सर। वो हफीज जालंधरी साहब थे, उनका शेर है कि जी सर। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, जी। जी मर सर। के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो मरने के बाद भी जो है अगर वो कोई चैन ना मिला तो फिर बंदा किधर जाएगा। लेकिन बस सर फिर तो। खान साहब की एक अपनी दुनिया है, प्यारी सी खूबसूरत सी। जी सर, मजा है, बंदे से एंटरटेन करते रहते हैं कभी कभी सर। जी जी, 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे। ओके सर। जी सर।
अच्छा जी, तो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और इनका पर्पस जो है वो हमारे स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जो है वो क्या होता है। अम, अगर कोई ब्रीफली बताना चाहे कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज है, तो बहुत अच्छी बात होगी। एमन शहजाद से पूछ लेते हैं कि ये दोनों क्या चीजें थी। सर कॉन्फिडेंस इंटरवल जिस तरह हमारे पास अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर 95% हमारे पास एक दिया हुआ है, तो सर उसका बेसिकली मतलब ये होगा कि हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ क्या हम उस कॉन्फिडेंस के फिगर में रहते हुए ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास मीन वैल्यू डिराइव हुई है वो हमारी सैम्पल की रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। सर ठीक बताया मैंने? ठीक, काम को कुछ लगा तो ये जरा बिजी नहीं थे। खैर, खैर, वो उसको थोड़ा सा जरा पुश करना पड़ेगा। जी आपने सही बताया है। जी जी। और ये तो वो हो गया कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था? सर ये भी बेसिकली हमने हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की थी कि अगर 95% जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो जो 5% उसका रह जाएगा आउट ऑफ द 100 वो सिग्निफिकेंस इंटरवल हो जाएगा। यानी कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि मतलब शायद उससे जो हमारे जो सर आई एम सॉरी मेरी आवाज़ मुझे डबल आ रही है। हाँ, वो वो कौन सी आवाज वैल्यू? ब्रेक हो रही है। जी सर मुझे आई एम मतीन सॉरी आई साहब वाज से पूछ गेटिंग ले। कंफ्यूज। मतीन साहब से पूछ ले। सर वो बेचारी बता रही थी तो बता रहे थे सर। सर जैसा कि सर लेवल ऑफ इंटरवल एमन ने बताया कि जो 5% होता है, जो रिमेनिंग होता है 95% आपने कहा था कि वो कॉन्फिडेंस होता है, तो जो 5% होता है वो लेवल ऑफ इंटरवल जो सिग्निफिकेंट जो होता है सर। मुझे तो ये समझ में आया सर। हेलो। सर आप इधर ही हैं, चले गए हैं करके? सर चले गए हैं। लेफ्ट कर दिया बड़ा ही सर। दुख हुआ ये सुन के हैं।
सॉरी, कुछ नेट की प्रॉब्लम कुछ है, मैं खुद ही उसमें बाहर हो गया था और बिल्कुल ब्रीफली जो है, जो बात एमन ने की उसको और जो मतीन साहब ने की, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो ये है कि विद हाउ मच confidence are you proposing that the intervals that you have created contains the mean value. यानी जो परसेंटेज वाइज हम बात करेंगे कि जो हमने इंटरवल्स क्रिएट किए हैं उन इंटरवल्स में मीन जो है हमारा, जो म्यू की वैल्यू है या जो मीन की वैल्यू है वो उन्हीं इंटरवल्स में है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं. और level of significance is basically the probability of rejecting the null hypothesis when it is actually true. So if you are confident that the intervals that you have created contains the mean value, तो obviously फिर आप the opposite of which would be that that the intervals that you have created doesn't have the mean value जो कि आप लोकेट करना चाह रहे हैं. तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट किया कैसे जाता है उसका फिर हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला भी देखा था, और फिर हमने आज हम ये बात करेंगे कि जो हाइपोथेसिस होते हैं जो कि आप डेवलप कर लेते हैं, उन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस बेसिस पे किया जाता है. आप क्या करेंगे जब आप अपनी रिसर्च भी कर रहे होंगे? आवाज तो मेरी आ रही है ना? यस सर. अच्छा, आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो, क्योंकि आपकी रिसर्च जो होती है इट इज यूजुअली प्राइमरी डाटा पे वो जो है वो बेस करती है, तो आप डाटा कलेक्ट करेंगे थ्रू इंटरव्यूज या क्वेश्चनर्स. यूजुअली आप क्वेश्चनर्स बनाते होते हैं आप लोग जो हैं, तो क्वेश्चनर्स बना के हमारे तो यहाँ पे सारी जो है वो सेकेंडरी डाटा पे हमारी रिसर्च बेस करती है. फाइनेंस में तो मोस्टली इट इज सेकेंडरी डाटा बेस्ड के पहले से इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड हुई भी होती है एंड वी यूज दैट इंफॉर्मेशन. आप लोग क्या करते हैं कि आप थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, फिर आप उसको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में जो है वो आप उसको पुट करेंगे, लिकट स्केल वगैरह को बनाएंगे. अब वो 3 पॉइंट लिकट स्केल है या 5 है या 7 है, वो फिर आप खुद देखते होते हैं कि वो आप सुपरवाइजर जो है वो आपको. सर मोस्टली सिर्फ 5 स्केल यूज की जाती है ना लिकट वाली, तो स्ट्रांगली एग्री विद न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. हाँ जी, हाँ जी. तो वो 5 भी है, 3 भी है, 7 जो भी, वो तो जो आपके सुपरवाइजर जिस तरह आपको गाइड करें या वो जिस तरह वो बेहतर समझेंगे, तो वैसे जो है वो आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा. तो इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ गई, आपने उसको सॉफ्टवेयर में डाला कि इसमें से हमें इंफॉर्मेशन जो है वो दें. मोस्टली जो है वो आप लोग आई गेस SPSS यूज कर रहे होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसमें फिर वो इंफॉर्मेशन आप पुट करेंगे एंड यू विल रन रिग्रेशन, जो कि हमने वो देख ली है कि बेसिकली रिग्रेशन एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स कि उनमें है भी या नहीं, और जो डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ है वो फिर हमें कोरिलेशन और उससे हमें पता लगती होती है. तो ये सारी चीजें वहां पे आपके सामने जो है वो अपीयर हो रही होंगी जब आप डेटा पुट करेंगे, और इंफॉर्मेशन वहां से आपके पास आ जाएगी. रिग्रेशन का टेबल बन के आ जाएगा, कोरिलेशन का टेबल बन के आ जाएगा, एंड देन यू विल हैव टू इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन. और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे. अब हमने जो बात की थी वो काफी लेक्चर्स पहले वो ये बात की थी कि जो हम डेटा हमारा जो होता है रिसर्च में, इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड.
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस के नंबर ऑफ ऑब्जर्व होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी करते हैं, और फिर उसको उसकी इंटरप्रिटेशन की बात वगैरह जो है वो फिर उसके बाद हुआ करती है। तो अब उसमें डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी है। अब अगर तो इट इज मोर देन 30 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है 50 है, 100 है, 200 है, 1000 है, तो अब आप जो टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज करेंगे, टेस्ट स्टेटिस्टिक या पैरामीटर जो है उसके ऊपर हमने भी बात की हुई है कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या होती है और पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर वो स्टेटिस्टिकल टूल है जिससे आप अपने वेरिएबल्स को मेजर कर रहे हैं, और पॉपुलेशन मीन जो है वो पैरामीटर होगा विच इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। और इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द एवरेज वैल्यू ऑफ द सैंपल जो कि आपने सेलेक्ट किया है या कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो सैंपल जो है वो उसके लिए जो टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज की जाएगी वो बेसिकली यानी हम मीन जो कहते हैं एक्स बार जो होते हैं वो कहलाती है। तो नाउ यू सी के एवरीथिंग इज आफ्टर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, the normal distribution, sampling, statistical inference that we discussed in the last chapter, and hypothesis testing, which we are going to discuss today. They are all interconnected or they are all interrelated के ये कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो यूज हो रहे होते हैं, और यूज हो कैसे रहे हैं और उनको यूज करना कैसे है और मीनिंग कैसे इंटरप्रेट करना है, और ये जो मेन चीज है आपके रिसर्च की कि आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होंगे या रिजेक्ट कर रहे होंगे, तो वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस बेसिस पे करेंगे और किस वैल्यू पे करेंगे, इस पे हमने आज जो है वो बात करनी है। हाइपोथेसिस हमने ये बात भी पहले से की भी है कि वो दो तरह के होते हैं। एक हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस है विच यू इस्टेब्लिश कि इसको टेस्ट किया जाए, और नल हाइपोथेसिस जो है उसके ऑपोजिट जो हाइपोथेसिस होगा उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। बेसिकली नल हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करने के लिए जो है वो आप इस्टेब्लिश जो है वो आप करते होते हैं। अब इसमें जो हमने टेस्ट रन करना है या जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करनी है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन 30, तो जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज कर रहे होंगे, जो टूल यूज कर रहे होंगे, वो उसको हम टी टेस्ट कहते हैं, स्मॉल टी और टेस्ट। और अगर तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो मोर देन 30 हो, तो फिर जो टेस्ट यूज किया जा रहा होता है या जो टेस्ट हम यूज करते हैं उस टेस्ट को जी टेस्ट कहा जाता है। तो लेस देन 30 तो वो टी स्टैटिस्टिक कहलाएगा जो कि टेस्ट हम यूज कर रहे होंगे। और अगर मोर देन 30 ऑब्जर्वेशंस होंगी, मोर देन 30 क्वेश्चनेयर्स होंगे जो कि हमने लोगों से फिल करवाए होंगे, मोर देन 30 सर्वेज जो हमने कंडक्ट किए होंगे, मोर देन 30 इंटरव्यूज जो हमने कंडक्ट किए होंगे, तो फिर जो हम स्टैटिस्टिक यूज करेंगे दैट वुड बी जी टेस्ट। अच्छा, तो अब एक तो ये मैं यहाँ से हम लोग जो हैं वो सर मैं आस्क क्वेश्चन। जी सर तो यानी अगर बिलो 30
जिस तरह अगर सर्वे या कोई इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया है तो वो ऑल टी टेस्ट वुड कंप्राइज ऑल ऑफ इट एज लॉन्ग एज इट्स अंडर 30, ये बात है? हाँ जी ठीक। जी जी। इसमें कोई बहुत वो जैसे हम पॉपुलेशन मीन को हम क्या कह देते हैं, म्यू कह देते हैं, बट इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द पॉपुलेशन, और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन अ सैंपल वो भी मीन ही होता है। लेकिन यानी मीन जितना बेहतर, हमने ये भी बात की थी कि सैंपल जितना बेहतर आप सिलेक्ट करेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी वेरी क्लोज टू दी पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन वेरिएंस से जो भी होगा। तो है वो मीन वैल्यू ही, एक जगह वो पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट कर रही है, एक जगह जो है वो सैंपल से रिलेट कर रही है, तो बिल्कुल उसी अगर कॉन्टेक्स्ट में जो है अगर आप इसको देख लें तो जो सैंपल आप इसको कह लेंगे अगर लेस देन 30 है या मोर देन 30 ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसके लिए जी टेस्ट या टी टेस्ट जो है वो यूज किया जा रहा है। तो हमने अभी तक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात कर ली, सिग्निफिकेंस पे बात लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात हो गई, हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल पे बात हो गई जो कि हमारी खैर पहले भी हुई है, और फिर हमारी बात हुई है फिर हमने बात की है टी टेस्ट पे, ऑब्जर्वेशंस और लेस देन 30, और जी टेस्ट होगा if observations are more than 30। ठीक है जी। और फिर हमने बात की हुई, वो तो हमने खैर पहले ही बात की हुई है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस So basically the hypothesis that we set up for rejection. और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। Sir, ठीक है जी, जो उसी का ऑपोजिट। ठीक ऑपोजिट। अच्छा, फिर एक जो चीज जो हमने डिस्कस नहीं की हुई वो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। टाइप 1 एरर ये है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग a null hypothesis when it is actually true, ये हमारा कहलाता है टाइप 1 एरर। और ऑपोजिट ऑफ दैट इज टाइप 2 एरर, इसको हम टाइप 1 कह देते हैं ऐसे, और इसको हम कह देते हैं टाइप 2। टाइप 1 एरर जो है वो is rejecting a null hypothesis when it is actually true. Rejecting a null hypothesis when it is actually true। और टाइप 2 एरर जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, एक्सेप्टिंग a null hypothesis, accepting a null hypothesis when it is actually false। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी, जो हमने उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हमने जो बात की थी,
तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने यही बात की थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, तो इसका मतलब है कि उस वक्त हम टाइप 1 एरर की बात कर रहे थे कि टाइप 1 एरर भी यही होता है कि यू विल रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, और ये दिस इज टाइप 2 एरर। सर तो यानी ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं दोनों, टाइप हाँ जी। 1 एरर और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है लेकिन सर। वो ऑब्वियसली जरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो टर्म हम ज्यादा यूज कर रहे होंगे, टाइप 1 टाइप 2 की बात नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अच्छा, फिर जो यूजुअली अगर आपने अपना जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था कि जो आपकी नॉर्मल कर्व होती है, वो नॉर्मल कर्व जो है वो उसमें वो वन टेल्ड हो या टू टेल्ड हो। वन टेल्ड और टू टेल्ड की बात हमने की हुई है, वन टेल्ड टेस्ट एंड टू टेल्ड टेस्ट। वन टेल्ड और टू टेल्ड का वो कुछ है कॉन्सेप्ट याद या नहीं? ये बताएंगी हमें हफ्सा नूर। हफ्सा नूर है हमारे साथ? नहीं है। हफ्सा जाहिद हैं? यस सर, मैं हूँ, पर सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था। अच्छा, ये काफी जरा थोड़ा पुराना लेक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये था रिलेटेड उससे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो चैप्टर था, ये उससे रिलेटेड है। हाँ, आई एम सॉरी सर, मुझे याद नहीं है ये फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हलीमा नदीम? सर याद नहीं। ठीक है, नहीं बस बता दिया करें, ये आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट मुझे आप बता रहे हैं कि आप हमारे साथ जरूर हैं। तो जो हम फारूकी। जी सर। जी जो हम, ये वन टेल्ड और टू टेल्ड क्या क्या चीज थी? सर जहाँ तक मुझे याद है वो अल्फा डिवाइडेड बाय 2 मेरे ख्याल से वन टेल टेस्ट था, और जो अल्फा है खाली वो टू टेल टेस्ट होता है। बट उसका ये है कि जैसे सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हमारे पास 5% थी तो उसको मतलब डिवाइड कर दिया था 2 से वन टेल टेस्ट के लिए, और टू टेल में वो 5% ही रहेगी, कुछ इस तरह का। मुस्फिरा? जी सर। ये वन टेल्ड और टू टेल्ड क्या है? सर मुझे भी नहीं याद। नहीं याद है? चले। नहीं सर। एमन शहजाद, एमन ने बताया है या नहीं बताया कि वन टेल्ड टू टेल्ड क्या होता है? एमन से पूछा है? नहीं सर, मैंने नहीं बताया। अच्छा जी, कुछ है आपको याद या थोड़ा थोड़ा सा भूल गया? या शायद मैं सही सवाल नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से। चलें आप भी ट्राई कर लें, नहीं होता तो फिर अभी उसको हम जरा देख लेते हैं कि ये क्या है। सर शायद ये चीज़ देखने के लिए ना कि जो हमारा उसका सैंपल का मीन आता है वो हमारे पॉपुलेशन के मीन के रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और ये हम उस बेसिस पे करते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी बेल शेप कर्व होती है उसकी 50% प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हुए अगर हम करें तो वो वन टेल टेस्ट होगा, जबकि अगर हम पूरी टू टेल करें, पूरा 100% उसको लेके चले तो वो टू टेल टेस्ट होगा।
ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई है? ये इन्होंने बिल्कुल एंड पे जाके की है, और मेरा ख्याल है कि शायद नहीं आई है। तो अब शायद आपके सामने स्क्रीन पे फाइल अपीयर हो रही होगी। उसमें नॉर्मल कर्व जो है वो नॉर्मल कर्व जो है वो आपके सामने है, सामने है ना? जी सर। जी सर। अब इफ ये जो बीच में ये है, ये तो म्यू आपके सामने लिखा हुआ भी है, या मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। तो ये म्यू आपके सामने लिखा हुआ, मीन के बीच की वैल्यू जो है, दिस इज द मीन वैल्यू। if you are considering values that are greater than the mean value, या पॉजिटिव वैल्यूज आप अगर कंसिडर कर रहे हो, इसका मतलब है यू आर कंसिडरिंग जस्ट वन ऑफ द टू टेल्स जो कि आप कंसिडर कर सकते थे, तो आप उसको वन टेल टेस्ट कह देंगे। if you are considering only one part of the यानी जो टेस्ट ऑब्जर्वेशन का है, होगा सर, यस सर। हाँ, तो वो वन टेल टेस्ट हो जाएगा। और अगर इफ यू आर कंसिडरिंग बोथ ऑफ द हाफ्स, फिर मतलब आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव सर। नेगेटिव वैल्यूज भी और पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, तो उसको ओके फिर हम सर। क्या कहेंगे? ये टू टेल्ड जो है वो टेस्ट है कि इट इज नॉट ओनली कंसिडरिंग द पॉजिटिव वैल्यूज बट इट इज आल्सो कंसिडरिंग द नेगेटिव वैल्यूज। और जैसे अमन ने कहा कि इन वन हाफ ऑफ द one half of the tail contains 50% probability and the other half contains the other 50% probability। ठीक है, तो वन टेल और टू टेल वाली चीज वो थोड़ी सी हो गई, थोड़ी रिवाइज, या अगर किसी को नहीं समझ में आई हुई तो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सर, समझ आ गई है। सर दोबारा डिस्कस कर लें, नहीं समझ आई। ठीक है, सपोज के अगर ये आपके सामने जो ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व के नीचे जो है वो जितनी भी हमारी क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा के ऊपर जो है वो कर्व जो है वो बेस कर रही होती है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी विच विल फॉल ऑन द राइट साइड ऑफ द मीन, और कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी विच वुड फॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मीन। तो अब अगर तो हम सिर्फ उन वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हो व्हेन वी आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, we are considering, if we are considering only those values which are above the normal above the mean value, या which are above the mu, तो ये इसका मतलब है कि ये वैल्यूज हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये वाली वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं जो कि विच आर टू द राइट ऑफ द मीन वैल्यू। तो राइट ऑफ द मीन वैल्यू अगर हो तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ द 100% वी आर जस्ट कंसिडरिंग 50% ऑफ द वैल्यूज, क्योंकि 50% पॉजिटिव्स हैं और 50% ही नेगेटिव है। तो अगर 50% खाली कंसिडर किया जा रहा हो, जस्ट द 50, वेदर इट इज नेगेटिव और इट इज पॉजिटिव, तो इसको कहा जाएगा वन टेल टेस्ट। और अगर दोनों वैल्यूज हम कंसिडर कर रहे हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो फिर हम इसको टू टेल टेस्ट कहेंगे।
अच्छा, क्लियर हुआ या अभी दोबारा एक्सप्लेन करूं? फिर भी कर देता हूं, अगर नहीं समझ में आई कोई मसला नहीं है। ये सबको क्लियर है? यस सर। रशाइल इस बात को रिपीट कर सकती हैं? रशाइल हैं हमारे साथ? रशाइल नहीं है। उमैर हैं हमारे साथ? उमैर? जी सर। जी उमैर, जो हमने बात की आप उसको रिपीट कर सकते हैं? वन टेल्ड और टू टेल्ड। सर वो मुझे सही सही से समझ नहीं आएगा सर, कंफ्यूजन है मुझे। मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? सर मुझे खुद सही से समझ नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वो जो पिक्चर जो आपके सामने रखी थी वो आपको ये नजर आ रही है? पीडीएफ की जो फाइल है? अभी तक नहीं सर। अब आ रही अभी है? आ गई सर। अच्छा, जी ये सर। जो बीच की लाइन है ये एवरेज वैल्यू है, इसीलिए इसके साथ म्यू लिखा हुआ है। मीन वैल्यू। इस एवरेज से कुछ वैल्यूज ज्यादा होंगी और इस एवरेज से कुछ वैल्यूज कम होंगी। मींस कुछ वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे होंगी, ऐड करते जाएंगे तो इससे वैल्यू ज्यादा आती जाएगी, और कुछ वैल्यूज इसके लेफ्ट साइड पे होंगी। मींस आप इसमें से वैल्यूज माइनस करते जाएंगे, मीन वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे तो ये जो है वो इससे कम वैल्यूज, लेसर वैल्यूज शो होना शुरू हो जाएंगे। सर मैं थोड़ा सा क्लियर मैं बता दूं सर। जी 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 जी। हाँ सर, इसका ये मतलब है ना, देखें सर, अगर अब हम पॉपुलेशन लेते हैं और उसमें से सैम्पलिंग करते हैं, लेट सपोज 50 बंदे मैं ले लेता हूँ, तो उसके मैं अभी जिस तरह ये कर्व दिया हुआ है, तो पहले 50% रखता हूँ, फिर उसके बाद 10 माइनस कर देता हूँ, फिर 40 हो जाएगी, फिर 40 में से -10 करता हूँ, तो फिर ये एक पॉजिटिव में चल रहा होगा। अगर फिर मैं नेगेटिव में कर लूँ तो फिर इसी तरह ही वो नेगेटिव में चलती जाएगी, 50 होगी, फिर -40 10 कर दें, मतलब +10 हो करेंगे, फिर 40 होगी, फिर 30 होगी, फिर इसी तरह 20 होगी। सर सही कहा सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इफ अगर थैंक यू हम सर। सारी अगर तो हम सारी की सारी वैल्यूज को कंसिडर करें उमैर, तो ये टू टेल्ड टेस्ट कहलाएगा कि हमने एक टेल भी कंसिडर की पॉजिटिव वैल्यूज वाली, और हमने अदर टेल भी कंसिडर की जो कि नेगेटिव वैल्यूज वाली थी। दोनों टेल्स को कंसिडर किया है, तो जो हम उसको टू टेल टेस्ट कहेंगे। और अगर वन टेल टेस्ट है तो इसका मतलब यह है कि या तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं या हम सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, दोनों को इकट्ठा डिस्कस इकट्ठा टेस्ट नहीं कर रहे, तो वो वन टेल टेस्ट कहलाएगा। वन टेल टेस्ट मींस we are considering either the positive values or the negative values. Two-tailed test means we are considering both of the positive and negative values. ठीक है? समझ आ गई सर, थैंक यू। रिपीट कर सकते हैं? जी सर। जी जी, रिपीट करते हैं। अगर अगर मीन वैल्यू से दोनों साइड की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को कंसीडर करेंगे तो दैट वुड बी टू टेल टेस्ट। एंड अगर हम दोनों में से कोई या पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर करें तो दैट वुड बी वन टेल टेस्ट। चलो ठीक है। अच्छा, वन टेल्ड और टू टेल्ड भी हो गया, और अब हम जो है वो स्क्रीन में चेंज कर रहा हूं। और
अब हम इस तरह करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे किया जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन होपफुली आप लोगों ने जो है वो रीड कर लिया होगा। मीन ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ the mean operating temperature of a heat sensing device is claimed to be 190 degree Fahrenheit। अब मीन टेम्परेचर है तो इसका मतलब है कि ये बात म्यू की हो रही है,
क्योंकि ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस जो कि वो हीट सेंसिंग डिवाइस सेंस कर सकती है, मीन ऑफ ऑल दोज वैल्यूज इज 190 डिग्री फ़ारेनहाइट. A sample of 16 values is selected. सर ये 195 डिग्रीज ये एक्स बार होगा? ये क्या होगा? एक्स बार. हाँ जी. अब ये सैंपल है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सैंपल ऑफ 16 वैल्यूज, और एक मिनट जरा, आपकी जेबिस से ही कॉल आ रही है, मैं उठा रहे हैं सर. चुप. वो नज़ीर साहब की थी कुछ वो पेपर्स के बारे में. अच्छा, तो सैंपल का जो मीन वैल्यू है, ये इसका मतलब है जो हमारे पास x है, x बार वो 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8 डिग्रीज. तो कैन इट बी कंक्लूडेड दैट at the 0.01 level of significance, the mean operating temperature is higher than claim. Mean operating temperature is higher than claim. अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास इसमें हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस जो हमारे पास H नॉट होगा, H नॉट would be H naught would be that mean value, which is the mu. Mu is, do we have a mu? Yes. Mu is equal to 190 degree Fahrenheit. डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा म्यू है, और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा जो कि H1 है, H1 क्या होगा?
कि mu is greater than mu is greater than 190 degree H. Okay. अच्छा, H1 अब ये हमने कैसे वो किया है कि उसने कहा कि मीन ऑपरेटिंग सिस्टम इज हायर देन क्लेम, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ इस चीज पे इंटरेस्टेड है, वो देखना ये चाह रहा है कि जो मीन ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 190 डिग्री से ज्यादा है या नहीं है। कम की उसने बात नहीं की, इस वजह से हमने भी म्यू को ग्रेटर देन 190 ही लिया है। और व्हाट वी आर putting as a suggestion that the mean operating system is actually 190 degrees Fahrenheit. It is not more than 190 degree Fahrenheit. H naught जो null hypothesis था, हमने कहा कि 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जो null hypothesis है वो आपका यही होगा जो कि क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ होगा, या जो म्यू वैल्यू है, म्यू वैल्यू ही मोस्ट ऑफनली आपकी H नॉट हुआ करेगी। और H1 वुड बी द ऑपोजिट ऑफ दिस। ये ज्यादा भी हो सकती है। इस केस में उसने ये कहा है कि मीन ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो मोर देन 190 है, ये कम भी हो सकता है, और इसकी कोई वो रेंज भी बता सकता है। फिलहाल बहरहाल हमारे पास उसने बताया हुआ है कि हमने टेस्ट बस सिर्फ ये करना है कि जो मीन वैल्यू है उससे टेम्परेचर हमारा ज्यादा उसका है। अल्फा जो हमारे पास है, अल्फा इज 0.01, और जो टेस्ट स्टेटिस्टिक हम यूज करेंगे, स्टैट भी यूज करेंगे, वो टी टेस्ट होगा, क्योंकि बिकॉज द सैंपल selected as 16 values। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी n-1, और इसका मतलब है कि 16 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास है 15। सर ये हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है? मैंने उस दिन ब्रीफली बताया था मैंने कि वो वैल्यूज डिग्री ऑफ फ्रीडम आर दोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि वेरिएबल्स की जो भी वेरिएबल है विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट कैन इफेक्ट द वेरिएबल अंडर डिस्कशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट कैन इफेक्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल अंडर डिस्कशन, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो स्मॉल n - 1 है, और स्मॉल n क्योंकि सैंपल को जो है वो शो कर रहा होता है, तो सैंपल में जो उसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे 1 जो माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 15 वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आ गए। अच्छा, तो
मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अगला सवाल भी आ जाएगा, लेकिन चले नहीं आया, तो हम इस चीज़ को छोड़ के आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि वैल्यू जो है वो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना होगा वो ये करना होगा कि वी वुड हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ये, और जब हमने सारा डेटा वगैरह जो है वो हमने लिख लिया, दिस वाज आवर स्टेप नंबर 1, जिसमें establish hypothesis। ये पहला हो गया हमारे पास स्टेप। फिर स्टेप नंबर 2, calculate the value of T calculated। Calculated। टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो हम पहले भी यूज करते रहे हैं, लास्ट लेक्चर में यूज किया था, कहीं पे नहीं किया था, नहीं किया हुआ। अच्छा, x माइनस this is basically x bar, इसको x bar लिख लेंगे या क्या करें, करते हैं फिर उसके बाद x जो है ये बेसिकली x बार है और डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट n, जिसके ऊपर जो है वो हमने लास्ट टाइम भी जो है वो हमने बात की थी। सिग्मा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय स्मॉल n अंडर रूट। ये हमारे पास है टी कैलकुलेटेड की वैल्यू, जो टी स्टैटिस्टिक है। x बार अब हमारे पास दिया हुआ है पहले से, और वो है x बार इज 195। ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कहीं पे या नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अच्छा, -195 -190, which is the value of mu divided by standard deviation, which is 8, और अंडर रूट n जो कि हमारे पास है 16। तो ये आंसर कैलकुलेट करें, बताएं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है।
ये 2.5। जी सर 2.5। क्योंकि 195 और 190 का डिफरेंस 5 है। 16√4 हो जाएगा। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू है, टी कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास, टी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है 2.5। स्टेप 3 सर में जी जी सर आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि जब हमने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला हमने कब किया था? लास्ट क्लास में फॉर्मूला हमने देखा, आपने ही नहीं बल्कि वो कहा भी था कि हमने पता नहीं सैम्पलिंग में फॉर्मूला डिफरेंट यूज किया था और उसमें हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या कुछ इस तरह की आपने बात की थी। सर वो लास्ट से लास्ट क्लास में बात हुई थी, लेकिन मुझे वो कनेक्शन नहीं समझ आया कुछ। किस चीज का? सर आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह ये फॉर्मूला हमने पहले भी कहीं यूज़ किया है, तो सर मैं अपने नोट्स सब देख रही हूँ, तो उसमें तो मुझे ये चीज़ अभी पहली दफ़ा ही मुझे नज़र आ रही है, ये जो फॉर्मूला अभी आपने ये टी स्टेटिस्टिक का लिखवाया ना। ठीक है। तो मैं सर कंफर्म करना चाह रही थी कि वाकई ऐसा है कि पहले हमने नहीं किया हुआ, कि मेरे पास ही नहीं लिखा हुआ। ये बाकी लोगों से पूछ लेते हैं जो सोए हुए हैं। कोई जागा हुआ है या सब क्लास लगा के और चले गए हैं आगे पीछे? सर मैं नोट्स में देख के बताती हूँ। ठीक है। नहीं तो जो टी स्टेटिस्टिक में अगर आप बस थोड़ा सा गौर कर लें तो अगर लेट सपोज कि हमने नहीं भी किया हुआ, मुझे मेरा ख्याल है कि हमने किया हुआ है, लेकिन एनी हाउ है ये वही जी वाली जी जो नहीं हमने उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू कैलकुलेट की थी जी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते होते थे? एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहां पे बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो जो सिग्मा है उसको हम सैंपल के लिहाज से उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग एन अंडर रूट। बाकी जो फॉर्मूला फंडामेंटली है वो तो सेम है, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है तो हमने ये भी किया हुआ है कहीं। तो सर ये मैं क्लियर करने के लिए सिर्फ कि वो जब हमने जी कैलकुलेट किया था तो वो हमने एडजस्टेड फॉर मोर देन 30 वैल्यूज़ किया, लेकिन यहाँ हम इसको इसलिए मोल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज़ लेस देन 30 हैं, ऐसा है? दोबारा से बताएंगे? कि सर जब हम आपने भी जैसे हमें बताया ना कि हमने वो जो जी वाला फॉर्मूला पहले किया था उसको हमने थोड़ा सा मोल्ड किया है अभी अपने टी स्टेटिस्टिक के लिए ना, तो सर वो हाँ जब जी हाँ जी। पहले फॉर्मूला हम जी का हमने यूज़ किया था तो हमने वो इसलिए यूज़ किया बिकॉज इट वाज अकाउंटिंग फॉर वैल्यूज़ मोर देन 30। ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट्स अकाउंटिंग फॉर वैल्यूज़ फॉर जस्ट द सैम्पल। वो जस्ट द सैंपल, बिल्कुल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये स्क्रीन सामने आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मलाला कह रही हैं जागे हुए हैं, नरमीन कह रही हैं यही हैं, मतीन साहब कह रहे हैं नहीं किया है। अच्छा, तो चलें अगर पहले नहीं भी है तो अब हो गया। और अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही, ठीक हो गया। ये मेरे पास तो प्रेजेंटिंग लिखा आ रहा है, मैं इसको एक दफा फिर से ले चलता हूँ यहाँ पे और स्क्रीन आ जाएगी अब।
हो गई अपीयर? यस सर, शो हो तो रही है। अच्छा, अब हम जो स्टेप 3 है वो इसका क्रिटिकल रीजन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड आउट होता है? बाय यूजिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम and table to get the value of t, इसको हम t tabulated कहते होते हैं, और इसको हम ले जाते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो t कैलकुलेटेड जो थी वो हमने z के फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट कर ली और वो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 2.5। इसके बाद जो हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू टी टेबुलेटेड की और क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना है। और टी टेबुलेटेड की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने टी टेस्ट का मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भेजी होंगी या एक टेबल था, टेबल भी मैंने आपको भेजा था और उसमें हमें लोकेट करनी पड़ेगी वैल्यू। और लेट मी लोकेट द टेबल। मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन से शो कर देता हूँ कि आपने वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अच्छा, अब मैं ये ज़रा स्क्रीन चेंज करने वाला हूँ। टेबल मेरे पास ही है, टेबल मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। तो ये वाली एक्सरसाइज जो मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ कर रहा हूँ, ये आपने लेक्चर के बाद आपने रिपीट करनी होगी। तो अच्छा, अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है और ये क्रिटिकल वैल्यूज जो कि क्रिटिकल रीजन जो है वो हमें कैलकुलेट करने में जो है वो हमारी हेल्प करेंगी। इसमें अब ये सारी ये वो उन्होंने 1 टेल्ड और 2 टेल्ड और वो सारा कुछ उन्होंने, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो उन्होंने हमें बताई हुई है कि वो जो है वो कितनी है। एक मिनट, किसका मैसेज आया है ये? नहीं नहीं, भेजा हुआ है ये तो मैंने ये उन दिनों की बात है, ये जब भेजा था, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे थे। मैं फिर भी भेज दूंगा, कोई इशू नहीं। सर वो ये आपने अलग से भेजा था कि ये उस पीडीएफ में ही था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली में? ये अलग से भेजा था। अच्छा सर, ठीक मैं है। फिर भी भेज दूंगा, मैं एक दफा ठीक फिर है भेज सर, दूंगा, मसला कोई बिल्कुल किसी किस्म का कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है अच्छा, सर, थैंक यू। हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सबसे पहले देखनी है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये याद रखिएगा, उसने 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने कहा है। तो 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि वो 1% की बात कर। क्लियर है? 1% को 0.01 कहेंगे। अब यहां पे उसने ये 1% दिया हुआ, मींस कॉलम ये वाला रेलेवेंट। कॉलम कौन सा रेलेवेंट है? कॉलम ये 1, 2 और 3, तीसरा वाला कॉलम रेलेवेंट है जिसमें हमने वैल्यू लोकेट करनी है। और वैल्यू लोकेट किसके हिसाब से करनी है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास ये 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, जहां ये मैंने आपको ये पता नहीं शायद नजर आ रहा हो या ना नजर आ रहा हो, तो 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में
तो जब हम 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जब हम 1% पे जाके वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2.602। मिल गई है वैल्यू या नहीं मिली? मिल गई है सर। मिल गई है। अच्छा, क्योंकि ये अब मैं स्क्रीन चेंज करके और क्वेश्चन में लिखने लगा हूं कि की टेबुलेटेड हमारे पास आई है वैल्यू 2.602। हमारे पास आई है टी की वो वैल्यू जो कि हमने टेबल से लोकेट की है, और टी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास जो है वो 2.5 थी। तो जब हमने ये काम कर लिया तो स्टेप नंबर 4 जो है वो हम देखेंगे, जो कि स्टेप नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा, जो कि होगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। और वो कैसे होगा? इफ टी कैलकुलेटेड is greater than T tabulated is greater than T tabulated, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर वैल्यू जो है वो इससे ऑब्वियसली अगर इससे कम हो, अगर वैल्यू जो है वो कम हो तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अब हमारे पास जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू थी, टी कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 टी कैलकुलेटेड की वैल्यू थी 2.5 और टी टेबुलेटेड की वैल्यू जो थी वो थी 2.602। यस सर। 2.602। तो क्योंकि ये वैल्यू टी कैलकुलेटेड से टी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है वो ज्यादा नहीं है, बल्कि वैल्यू टी टेबुलेटेड की ज्यादा है, तो वी विल एक्सेप्ट which meaning that the T calculated value is less than the T tabulated, and therefore we will not reject the null hypothesis.
तो रूल जो है हमारे पास, वो रूल ये है कि नल हाइपोथेसिस तब रिजेक्ट होगा जब हमारी कैलकुलेट की हुई वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो। अगर ज्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या था? नल हाइपोथेसिस हमारे पास ये था कि जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू जो है वो 190, मीन वैल्यू जो है वो हमारी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये था, हमने टेस्ट ये करना था कि क्या वाकई जो इनका क्लेम है कंपनी का क्लेम क्या था कि हमारी जो हीट सेंसिंग डिवाइस है इसकी मीन वैल्यू 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो क्या ये सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या जो इन्होंने 190 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है, हीट सेंसिंग डिवाइस की मीन रिकॉर्डेड टेम्परेचर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तो नहीं होता है? उनका क्लेम है, हम उनके क्लेम को टेस्ट करने जा रहे हैं। और उनका क्लेम क्या था? मीन ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ हीट सेंसिंग डिवाइस इज क्लेम्ड टू बी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम लोग वो कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे होते हैं, दैट क्लेम इज आर नल हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा कि 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। हमने कहा कि चेक करके देख लेते हैं कि जो उनका क्लेम है वो ठीक है या नहीं है। हमने कहा कि ज्यादा है तो आप हमें बताएं। और अच्छा, हम ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट क्यों करते हैं? अगर ये जो अगर वैल्यूज जो हैं वो हमारी ज्यादा या कम हो, या ये जो हम कह रहे हैं कि भाई ज्यादा हो तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें वरना उसको एक्सेप्ट कर लें। तो जो मेन रीजन है वो ये है कि जो हमारा सैंपल एस्टिमेट है, जो कि टी कैलकुलेटेड था, जो कि बेसिकली हम उसकी जी की वैल्यू ही काइंड ऑफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो सैंपल एस्टिमेट है और टेबल में उसकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यूज बताई हुई हैं कि भाई ये वैल्यूज होनी चाहिए।
अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी हो, अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी हो तो आपकी जो वैल्यू बनती है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, जो वैल्यू उसकी बननी चाहिए वो वैल्यू 2.602 होनी चाहिए। अब ये क्योंकि प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं और यानी पहले से ही हमें टेबल में जो है वो ये गिवन हुआ करती हैं, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हम अपनी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन आर डाटा विच वी हैव कैलकुलेटेड, हमने उसके साथ इनको कंपेयर किया कि क्या हमारी वैल्यू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के करीब है या नहीं है। अगर तो वो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू की रेंज से बाहर निकल जाती है तो इसका मतलब है कि डिफरेंस हमारी वैल्यू का और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू का डिफरेंस जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है, और हमें जो इसका मतलब है कि जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया हुआ था, और वो हाइपोथेसिस डेवलप जो हमने किया हुआ था वो बेसिकली अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे ही किया हुआ था। तो हमारी ऑब्जर्वेशन इसका मतलब है और हमारी कैलकुलेशंस जो है इसका मतलब है वो ठीक नहीं। हमारी कैलकुलेशंस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यूज के करीब होनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यूज जो कि हमने कैलकुलेट की हुई है बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, अगर वो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यूज के करीब नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी वैल्यूज ठीक नहीं है, हमें अपना क्लेम रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि फिलहाल इस केस में जो टी कैलकुलेटेड है, हमारी वैल्यूज जो हैं दे आर क्लोजर टू दी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यूज, और उससे ऊपर नहीं है, रेंज के अंदर अंदर ही। इस वजह से हमने कहा कि इसका मतलब है कि हमारा क्लेम, हमारा या जो कंपनी का क्लेम है कि ये जो हीट सेंसिंग डिवाइस है इसका मीन टेम्परेचर जो है वो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब है ये बात जो की गई है वो ठीक की गई। मुस्फिरा इस बात को रिपीट कर देंगी। और अगर मुस्फिरा सो गई हैं तो बाकी लोगों का तो कोई हाल होगा ही नहीं फिर तो। आवाज मेरी आ रही है? बस कोई ये मुझे बता दे कि मेरी आवाज आ रही है। जी जी सर, आ रही है आवाज। बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर हाँ चलें, बस ये आज के साथ ही 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वो इसके सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता हो कि जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है वो किस बेसिस पे किया जाता है। और अच्छा ठीक है। तो और अगर इस टॉपिक में स्पेशली अगर इस टॉपिक में कोई एक्स्ट्रा सेशन की हाफ एन आवर की 45 मिनट्स के किसी एक्स्ट्रा सेशन की ज़रूरत हुई तो वो फिर हम चलें बाद में भी रख लेंगे। ठीक है सर एक दफ़ा आप हमें थोड़ा वो टाइम दे देना कि वंस यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अपलोड इट टू योर यूट्यूब चैनल, हम वो देख लें, एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर लें, शायद वैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद भी ना हुई तो फिर सर हम आपको फिर बता देंगे। चलें तो फिर एक और कर लेंगे। जी मतीन साहब क्या कह रहे हैं? सर अगर उसके बाद भी क्लियर ना हो तो फिर एक और कर लेंगे सर। चलें एक तो काम ये कर लेते हैं कि वो जो लेक्चर वगैरह जो हैं वो तो मैं खैर आज ही अपलोड कर देता हूँ, डाउनलोड मैं भी कर लेता हूँ, ज़्यादा इतनी देर नहीं लगेगी। अपलोड करने में असल में थोड़ी सी देर लगती होती है क्योंकि वो पहले अपलोडिंग होती है, फिर वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, प्रोसेसिंग में वो बहुत देर लगा देता है। तो अपलोड इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज रात तक हो जाएंगे। मुझसे चेक कर लीजिएगा शाम को
कि मैंने जो है वो लेक्चर्स अपलोड किए भी हैं या नहीं किए हैं, और ग्रुप में बेशक मैसेज कर दीजिएगा कि सर वो हुए लेक्चर्स अपलोड या नहीं हुए। वंस वो अपलोड हो जाएं तो इफ यू पीपल हम यूं कर लेते हैं कि वी कैन डिस्कस अगेन ऑन संडे, अगर आप लोग, या क्योंकि सैटरडे भी मेरा काफी बिजी होता है। सर संडे को तो ईद नहीं हो जाएगी? अच्छा, आज कौन सा रोजा चल रहा है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज रोजा कौन सा चल रहा है। सर 26वां रोजा है आज। चलें, सर आप तो बहुत बिजी हैं। हाँ मेरी अभी बर्थडे थी, मुझे वो भी ये भी नहीं पता था कि मेरी बर्थडे है। हैप्पी बिलेटेड ओह बर्थडे सर, सर। हैप्पी हाँ बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। तो बैठा मैं अपना काम कर रहा था, और काम भी जो है वो साथ में देख भी रहा हूँ कि भाई डेट जो है वो कौन सी हो गई है, और मुझे फिर भी जो है वो नहीं अंदाजा हो रहा था। फिर वो खैर दोस्त है, उसके आगे पीछे से मैसेजेस आने शुरू हुए, तो कुछ 5वें 6वें मैसेज पे मैंने कहा कि यार देख ही लूं, लगता है कोई इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर पता लगा कि अच्छा यार इस तरह हो रहा है। तो आई एब्सोल्युटली डोंट नो कि कौन सा रोजा चल रहा है, सहरी किस वक्त होती है, अफ्तारी किस वक्त हो जाती है। नहीं, अफ्तारी का टाइम थोड़ा बहुत मुझे पता है कि आजकल क्या चल रहा है, सहरी का तो वो भी नहीं पता कि क्या होता है। तो बस अल्लाह की तरफ से बस रखी जा रहा हूँ, और ईद भी ऐसे ही हो जाएगी। अल्लाह ना सर करे आप सर आपकी ईद अच्छी गुजरे। आमीन आमीन आमीन। सर आप अपनी बर्थ डेट हमें बता दें, तो फिर आपको जब 40 बच्चे विश करेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे। मेरी 17 मई को होती। ठीक है सर। ओके सर। ओके जी, Sir, happy belated birthday. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।